सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ तो बच्चों, मैं अर्चना आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित है और हमारे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है, सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग पढ़ने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था और ये हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक माने जाते हैं। इन्होंने टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी बहुत से पटकथाएं इन्होंने लिखी हैं। पटकथा क्या होती हैं? पटकथा होती है कि किसी भी नाटक या फिल्म के लिए जो कहानी लिखी जाती है उसको पटकथा कहा जाता है। पर्दे पर दिखाने की कथा, ये आगे आपके अभिव्यक्ति माध्यम जो किताब है उसके अंदर आएगा, वो पूरी डिटेल से उसमें पढ़ाएंगे कि पटकथा क्या होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और दिनमान पत्रिका के ये सहायक संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था और अनेक अन्य साप्ताहिक पत्रों में भी इन्होंने काम किया था। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए इन्होंने पटकथा लेखन का कार्य शुरू करने के बाद मृत्यु पर्यंत तक इन्होंने अपने लेख लिखे हैं, अपनी रचनाएं लिखी हैं। सन 2005 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था और सन 2006 में दिल्ली में रहते हुए इनका निधन हो गया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब हरिया, हर कयूलीज की हैरानी, हमजाद, क्याप, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं हम अपनी इस कहानी पर, सिल्वर वेडिंग। इसमें लेखक ने नई और पुरानी पीढ़ी के अंदर किस तरह से जो सामंजस्य, कोई व्यक्ति सामंजस्य बिठा लेता है और कोई नहीं बिठा पाता है, पूरी कहानी उसी के ऊपर आधारित है। इसमें इन्होंने एक यशोधर बाबू, एक किशनदा और एक उनकी यशोधर बाबू की पत्नी को ही माध्यम बनाकर ये कहानी लिखी है। तो हम पहले थोड़ा सा सिल्वर वेडिंग क्या होती है? सिल्वर वेडिंग होती है कि जब किसी की शादी हुए 25 साल हो लेते हैं और वो अपने इसको वर्षगांठ को जो मनाते हैं उसको सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। यह एक बहुत ही लंबी कहानी है, अन्य रचनाओं से अलग दिखाई देती है। मनोहर श्याम जोशी की जो रचनाएं हैं उनसे अलग सी दिखाई देती है। इस कहानी के अंदर उन्होंने बहुत से मुहावरों का भी प्रयोग किया है, आधुनिकता का बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है। दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा, समहाउ इम्प्रॉपर आदि शब्दों का इस पाठ के अंदर लेखक ने जिक्र किया है और ये इसके जुमलों के रूप में इन्होंने बीज वाक्य के रूप में इनका प्रयोग किया है। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है और समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर द्वंद्व करते हैं और ये दोनों ही स्थितियाँ हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों की जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं और यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वही समहाउ इम्प्रॉपर का यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसे जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू बहाने देश के प्रॉपर विकास और बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी किया जा सकता है। तो अब आते हैं सिल्वर वेडिंग, जो ये हमारी कहानी है। तो सिल्वर वेडिंग मैंने आपको बता ही दिया कि शादी की 25वीं वर्षगांठ
जो मनाई जाती है उसको सिल्वर वेडिंग बोलते हैं। 25 साल जब पूरे हो जाते हैं तो उसको सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। अब ये जो पाठ कहानी जो शुरू होती है वो है यशोधर बाबू के ऑफिस की। यशोधर बाबू ऑफिस में बैठे हैं और बैठे बैठे सोच रहे अपनी फाइलों को बांधकर, लाल फीते से फाइलों को बांधकर, जो सामने दीवार पर जो घड़ी लगी हुई है, दीवार घड़ी, उसके ऊपर उनकी निगाह जाती है। और निगाह जाते ही वे मन ही मन सोचते हैं कि इसमें तो 5:25 हुई हैं, लेकिन यशोधर बाबू की जो कलाई घड़ी है उसमें 5:30 बज चुके हैं। और यशोधर बाबू हर रोज़ अपनी इस घड़ी को सुबह शाम रेडियो से मिलाते हैं, इसलिए वे मन ही मन सोचते हैं कि ये घड़ी भी सुस्ता गई है। अब उस बात को मजाक में बदलने के लिए वे सभी के अपने जो माथत इसमें प्रयोग किया गया है कि अपने माथतों पर उसने नज़र डाली और उनके 5 बजे के बाद में दफ्तर बैठने पर मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से मजाक करते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे भी बैठना पड़ रहा है, और यहाँ पर कि भाई जो तुम्हें जिस प्रकार से तुम सुस्त हो गए हो उसी प्रकार से तुम्हारी जो ये दीवार घड़ी है वो भी सुस्त हो गई है। अब वो बताते हैं कि भाई मेरी घड़ी में ये टाइम हुआ है। तो अभी अभी ऑफिस में कोई एक चड्ढा नाम का एक लड़का, अभी नया छोकरा इसके अंदर आया है, ऑफिस के अंदर आया है। वो उसके फैशन का जिक्र करते हैं लेखक कि चौड़ी मोहरी वाली पतलून पहनते हैं, ऊंची एड़ी वाले जूते, और पंथ जी को संभाव इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की कि एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपको अपनी चुनेदानी का क्या हाल है। उनकी घड़ी के बारे में बोलते हैं कि आपकी जो चुनेदानी है उसका क्या हाल है। तो यशोधर बाबू उनसे फंसना नहीं चाहते, उनसे लड़ना नहीं चाहते, तो इस तरह से वो जवाब देते हैं कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। उनकी बातों को अनदेखा करके इस तरह से जवाब देते हैं कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया। अब चड्ढा ने और भी धृष्टता दिखाई और पंत जी की कलाई पकड़ ली और कलाई पकड़कर बोले कि बाबा ये तो आदम के ज़माने की घड़ी है, कोई नई घड़ी ले आओ जापानी, और वो सस्ती भी आ जाएगी, सस्ती मिल जाएगी। फिर भी यशोधर बाबू उसका जवाब शांति से ही देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे ये घड़ी मेरी शादी में मिली हुई है। हम लोगों के लिए तो हमारी घड़ी पुरानी चाल की है और यही बहुत अच्छी है क्योंकि राइट टाइम दे रही है। इस तरह से वे नहले पर दहला मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं और अपने ख्यालों में खो जाते हैं कि अल्मोड़ा में जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक पास की थी और मैट्रिक पास करने के बाद शहर में आते हैं नौकरी के लिए, वहाँ पर उनकी मुलाकात किसनदा से होती है। किसनदा इस प्रकार के जो भी बच्चे आते थे जिनको नौकरी नहीं मिलती थी, यशोधर बाबू जब अपनी नौकरी के लिए आते हैं तो उनकी 18 साल की उम्र नहीं हुई थी, इस वजह से उनको नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि उनकी उम्र नहीं हुई थी। तो किसनदा के बारे में मैं आपको बता रही थी कि किसनदा इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को अपने घर में आसरा दे देते हैं। इसी प्रकार से और एक मैस सा चलाते हैं, उस मैस में कहते हैं भाई बनाओ खाओ, सामान लाओ बनाओ खाओ, कि अपने आप सब कुछ करो। तो घर में रहने की इजाज़त सभी को दे देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को अपने घर में आसरा दिया हुआ था। इसी प्रकार से यशोधर बाबू को भी उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक तुम मेरे घर में रहो और यहाँ पर मैस जो रसोइया है उसकी नौकरी का काम कर लो, और उसे 50 रुपये उधार भी देते हैं ताकि अपने नए कपड़े सिमा ले और कुछ पैसे अपने घर पर भेज दे। तो इस तरह से किसनदा के ख्यालों में खो जाते हैं। तभी चड्ढा उनका ध्यान भंग करते हुए कहता है कि बाबू किन ख्यालों में खो गए, बड़े बाबू किन ख्यालों में खो गए, कि मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। अब तुरंत एकदम से उनके शक पका गए हैं और तुरंत से जवाब देते हैं कि नाउ लेट मी सी, आई वाज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तभी मेनन
तुरंत हिसाब किताब लगाकर बोलते हैं कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, शादी के पूरे 25 साल हो गए हैं। यशोधर बाबू खुश होते हैं और कुछ झेपते हैं। अब वो उनसे कहते हैं कि बाबू कुछ बड़े बाबू कुछ चाय पानी करवा दो अपनी आपकी जो सिल्वर वेडिंग है उसमें। तब वो कहते हैं कि नहीं, ये तो गोरे लोगों का काम होता है, अपने यहाँ पर इस तरह की कोई पार्टी वार्टी नहीं होती। लेकिन फिर भी सभी जो ऑफिस के ऑफिसर हैं वो उनके पीछे पड़ लेते हैं कि नहीं, हमें आप पार्टी दो। तो क्योंकि सबको पता होता था कि यशोधर बाबू की जेब में हमेशा पैसे रहते हैं, वो 10 रुपये का नोट निकाल कर चपरासी को देता है कि चल ठीक है भाई, तुम अपनी चाय पियो। फिर उसको चड्ढा जी फिर से कहते, मेनन और चड्ढा कहते हैं कि नहीं बड़े बाबू, इनसे काम नहीं चलेगा, कुछ 30 रुपये हो तो चुगा पानी हो सकता है। अब वो अपने जेब से अपना बटुआ निकालते हैं और बटुए से और पैसे निकालकर 20 रुपये और निकालकर उनको देते हैं। तो और ख़ुद वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको खुद ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। अब वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि भाई वो जब घर जाते हैं तो आजकल वो उनके जो विचार हैं वो उनकी पत्नी से और बच्चों से नहीं मिल पाते हैं। उनका एक बेटा प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करता है तो दूसरा अपनी IAS की तैयारी कर रहा है और उनकी एक जो बेटी है वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। लेकिन सभी बच्चों को रिजेक्ट करती जाती है, सभी लड़कों को कई लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है और ऊपर से विदेश जाने की धमकी दे देती है। तो उसको इस तरह की जो बातें हैं ये पसंद नहीं होती हैं। अपने बेटे के लिए भी चिंता करता है कि अच्छी भली नौकरी मिलने लग रही थी और उसमें उसने ज्वाइन नहीं किया। तो ये बातें उसको इम्प्रॉपर सी लगती हैं। इसी प्रकार अब वहाँ ऑफिस में सभी अपनी पार्टी कर रहे हैं और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसने अब आजकल अपना एक नया रवैया अपना रखा था कि जाते जाते कुछ देर पार्क के अंदर बैठकर प्रवचन सुने, कुछ अपना ध्यान योग करें और उसके बाद मंदिर में कुछ देर मंदिर में बैठकर जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। और ये सब बातें उनके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। अब वो अपने मन ही मन सोचते हैं कि देखो किसंदा की कितनी इज्जत होती थी और बच्चे उनकी अब कोई इज्जत नहीं करते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि हम किस तरह से किसंदा की मदद करते थे। यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो अपने बच्चों के साथ अपने आप को उसने बदल लिया है, लेकिन यशोधर बाबू बच्चों के साथ नहीं बदल पाए क्योंकि वो उनके ऊपर शुरू से जिम्मेदारी पड़ी है और वो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमेशा कड़ा रुखी अपनाते गए और बच्चों की तरफदारी नहीं कर पाए। और ना ही उसे बच्चों के विचार अच्छे लगते थे क्योंकि वे किसंदा से प्रभावित थे और किसंदा बहुत ही मेहनती और अच्छे व्यक्ति होते थे। अब वो अपने मन ही मन सोचते हैं कि किसंदा के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से वो लोगों की मदद करते थे। लेकिन जब उनका अंतिम समय आता है, किसंदा कुंवारे होते हुए वो कुछ दिन तो अपने यहीं पर शहर में ही क्वार्टर छूटने के बाद नौकरी जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद कुछ दिन तो शहर में ही किराए का मकान क्वार्टर लेकर रहते हैं और उसके बाद गांव में चले जाते हैं। और जब एक बार उनके किसी भाई से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जो हुआ होगा। उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बारे में पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि जो हुआ होगा, अर्थात उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। इस प्रकार से यशोधर बाबू सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो होना भी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ से कई बार उनके बारे में उनके विचारों में खो जाते हैं। तो इस तरह से अब वो अब जाने की तैयारी, घर में उसके बच्चों ने उसके लिए पार्टी रख रखी है, लेकिन वो घर सोचते हैं कि मुझे अभी नहीं घुसना है, कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तब वो घर के अंदर जाते हैं। और वहाँ घर के अंदर घुसने से पहले वो चुपचाप वहाँ जाकर अपने घर की जोत बत्ती करने लग जाते हैं। वहाँ पर अपने मंदिर के अंदर बैठकर
भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं। अब उनका जो बड़ा बेटा है वो उनके ऊपर झल्लाने लगता है कि मेरे जो साहब हैं वो आपका इंतज़ार करके चले गए और सारे मेहमान आपका इंतज़ार करके चले गए। आप समय से, या तो पहले तो समय से आए ही नहीं, आए तो फिर अंदर घुस गए। तो इस तरह से उनकी आपस में हमेशा झड़प होती रहती है। पिता और पुत्र आपस में एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाते हैं। अब उनके जो पत्नी है वो अपने बच्चों के साथ अपने आप को बदल लिया है उसने, और वो मॉडर्न बन गई है। लेकिन यशोधर बाबू आज भी ज्यों के त्यों पुराने किसंदा की तरह ही रहने वाले लग रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर उसके बच्चे जो हैं उसको कहते हैं कि आप जो अच्छे कपड़े पहना करो, और उनके घर लेने की जो बात है उसके ऊपर भी बच्चे परेशान होते हैं कि आपने आज तक कोई घर नहीं लिया, उन्होंने ये ले रखा है, उन्होंने ये ले रखा है। इस तरह से यशोधर बाबू अपने मन ही मन सोचते हैं कि किसंदा की दी गई जो सीख थी वो बिल्कुल ठीक थी। घर मनाने का कार्य होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो वो मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर नहीं खरीदा। उनको लगता था कि कहीं ये जो दूसरे बेटे, कोई भी एक बेटा जो है वो सरकारी नौकरी उसको मिल जाए और क्वार्टर ज्यों का त्यों बना रह जाएगा। इस तरह से उनके विचार के बाद जब वो जो घर का बच्चा है वो सरकारी नौकरी को ज्वाइन नहीं करता है, और उनका जो बड़ा बेटा है वो सरकार जो कंपनी है उसमें 1500 रुपये ले रहे हैं। तो उसकी वो बात भी उसे लगती है कि कोई ना कोई इसने दाव पेच लड़ाया होगा, नहीं तो हमारे तो रिटायरमेंट के समय इंतजार करके चले गए, इतना वेतन है और ये पहले देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जो नया वेतन ले रहा है वही 1500 है। उनको तो इस तरह का जो उसके मन में माहौल था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वे सोचते हैं कि बच्चे उनके लिए इंतजार करते हुए तरह तरह के कपड़े लेकर आते हैं, कहते हैं कि आप सुबह ये पहन कर जाया करो, जो उसके बेटे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं जाया करो, जो आप पहन समय पर नहीं आए, मेरे जो वो अच्छे नहीं लगे। जो साहब हैं वो अब किसंदा का इंतजार करके चले गए दूध लाने के लिए या घर के और काम करने के लिए। बच्चे मुझे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, लेकिन ये बात कभी नहीं कहते हैं कि ये काम हम खुद कर लेंगे, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं। तो उसको ये बात बहुत ही दुख पहुंचाती थी कि बच्चे जो उनके ऊपर हमेशा कि आपको ये अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता कि आप अच्छी तरह से रहा करो, नए नए वस्त्र ये किया करो, वो किया करो। तो इस तरह की बातें उनको कहते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी उनको नहीं लगती। मॉडर्न होने के साथ अब उसका ध्यान बेचारे का अपने बच्चों की तरकदारी, पुराने जो मित्र हैं या जिनको वो आदर्श मानते हैं उनकी तरफ जाता है। तो इस प्रकार से किसंदा ने अपने आप को बदल लिया है। यशोधर बाबू जो हैं वो किसंदा को अपना आदर्श मानते हैं। हमेशा शिकायत रहती थी। अब किसंदा के बारे में सोचते हैं कि उनका भी बेचारे का बुढ़ापा जो है वो तो अच्छा नहीं रहा। उनके जब किसंदा यहाँ से रिटायर हुए तो उनका कोई परिवार नहीं था, भाभी थे। अब उनका परिवार नहीं था तो और जेठानी थे, वो कहाँ रहे, उनके लिए ये भी दिक्कत हुई। लेकिन यशोधर बाबू भी सोचते हैं कि उन्होंने रहने के लिए इतने लोगों को जगह दी, लेकिन आज उनको रखने वाला कोई नहीं, वो हमेशा उसका विरोध खुद सोचते हैं कि मैं भी नहीं रख सका क्योंकि मेरा भी इतना बड़ा परिवार था और छोटा सा घर था, घर में इतना संयुक्त परिवार रहता था, तो खुद वो उनके अंदर बदलाव क्यों नहीं आया। अब जब अंदर बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि बेचारे का बिल्कुल शुरू में ही जिम्मेदारी इस हिसाब से बच्चों का होना भी जरूरी होता है, बिल्कुल भी। तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में आती हैं कि अगर मेरे पिताजी का भी देहांत नहीं होता तो आज उनके बारे में सोचता नहीं कहाँ पर उनके मरने की खबर भी होता और मैं भी अपने विचार बदल सकता था। जब वो किसी लेकिन अपने जिम्मेदार जानकार से के कारण वो किसंदा से प्रभावित होते हुए पता नहीं क्या हुआ होगा अपनाते हैं। जब उनके जो बेटे हैं वो किसंदा हैं, कहते हैं कि उनकी मृत्यु होती है, आप जो सुबह कई बार उनको इस तरह से भी 2-3 दिन तक आप जब सुबह घर में अकेले ही मृत्यु हो जाती है और
आप किसी को पता भी नहीं चलता है जाया करो। तो जो अब अगर किसी से पूछा जाता है तो यही कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा, था कि देखो जो हुआ होगा, बेटे जो है इस ये तरह की बात बातों का पिताजी प्रयोग हम किया ले जाता है। आएंगे, तो उस समय लेकिन उनको ऊपर से दुख यही कहते होता हैं कि है आप ये चश्मा लगा कि या आप इस तरह ये की टोपी पहनो, मतलब इस तरह की जो किस्मदा के बारे में गाउन कि पहन उनके कर साथ जाओ, तो ये अच्छा बात नहीं उनको हुआ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं ये सोचते लगती हैं। है। उनकी तो जो सिल्वर वेडिंग होती है, उसकी जो भव्य पार्टी होती है, उसमें यशोधर बाबू सुखी नहीं बिल्कुल भी बीता, अच्छा सुख से नहीं बीता। तो इस तरह ये से सब लोग जो सारी जो बातें सोच इंतजार विचार कर रहे हैं उनके या मन में आता उनके है जो कि भाई पार्टी सिल्वर इस वेडिंग की हिसाब से पार्टी बच्चों जो का होना भी मना जरूरी रहे है। हैं यशोधर बाबू हैं, कभी-कभी वो अपने उसको संभाव मन ही प्रॉपर मन ये सी भी लगती है। स्वीकार कर लेते थे कि बीवी बच्चे और उनके सुलझे लेकिन हुए हो सकते हैं, अनाथ दो जो यशोधर के प्यार करने जन्मदिन वाली पर दुनिया कभी ही लड्डू कहाँ नहीं आए उन्हें कहाँ मंजूर आए है। जिसने अपना उनकी विवाह रीत भी कोऑपरेटिव मंजूर से करें, 2-4 दुनियादारी के हजार हिसाब कर्जा से निकाल बच्चे कर ये कहना किया, सीखें। बगैर किसी सही खास हो सकता है धूमधाम कि के अपने बब्बा विवाह की डीडीए 25वीं फ्लैट के वर्षगांठ लिए का पैसा केक, न भरकर 4 तरह की मिठाइयाँ, भयंकर 4 भूल तरह की के है। नमकीन, उनको फल, कई बार कोल्ड बच्चे ड्रिंक्स, कहते चाय हैं कि सब कुछ आपने कोई मौजूद अच्छा है। फ्लैट नहीं लिया, अच्छा और मकान गिरीश नहीं बोला लिया, कि मुझे आज सुबह तो सुबह बैठे उनको याद आया है अच्छा कि नहीं आपकी लगता। शादी 6 वे फरवरी सोचते हैं कि सन खुद क्यों नहीं लेते 1947 में भाई हुई थी, तो इस अपने हिसाब बारे से में। आपकी तो इस शादी को तरह से 25 साल हो अपने गए हैं। परिवार मैंने के अपने साथ भी दफ्तर उनका भी फ़ोन कर दिया है मन नहीं मिल पाता है, और उनके विचार नहीं मिल पाते हैं। आजकल के किया जो है, बच्चे हैं लेकिन वो शायद बहुत आपका फ़ोन ख़राब था। तब ज़्यादा मैंने पैसे भूषण कमाने को चाहते फ़ोन हैं, किया और कमाना भूषण चाहते ने हैं, कहा लेकिन यशोधर कि बाबू शाम को आ पैसे जाइए, के पार्टी पीछे करते नहीं हैं। मैं भागते। अपने बॉस को भी बुला लूँगा, इसी उनको बहाने लगता है कि घर के अंदर ये सब उनका चीज़ें आना बेकार जाना की चीज़ें हो हैं। जाएगा। उनकी पत्नी है वो बच्चों गिरीश के साथ यशोधर बाबू बिल्कुल की घुल-मिल पत्नी रही का है, चचेरा बच्चों की भाई तरह है, ही। बड़ी कंपनी में बच्चे जिस तरह के कपड़े मार्केटिंग पहनने के लिए मैनेजर है कहते हैं और वैसे कपड़े इसकी पहन लेती सहायता है, से यशोधर बाबू के बेटे को अपना एक संपन्नशाला लेकिन वो संभाव बिल्कुल भी नहीं बदल पाते भयंकर हैं। ओछाट यानी ओछेपन उनका का धनी कहना मालूम है कि होता भाई है। बड़ी उन्हें लगता मुश्किल है से कि घड़ी उन्हें इसी ने यह भूषण बात को चुभ बिगाड़ गई दिया कि है। और कभी उनका कहते बेटा हैं ऐसा कह तो रहा है पत्नी कि बरस पड़ती सवेरे है, ड्रेसिंग जिंदगी गाउन बना दी पहनकर तुम्हारे दूध सेकंड क्लास बीए बेटे की। लाया जाया करे, कहते हैं बिगाड़ यह दिया। भी भूषण उनको ने अच्छा अपने नहीं मित्रों लगता है। सहयोगियों का कहते यशोधर हैं बाबू कि से लेकिन परिचय ये कराना बात नहीं शुरू कहते किया कि मैं दूध और ला उनका दूंगा। मैनी तो हैप्पी इस तरह की रिटर्न्स बातें ऑफ द डे का यशोधर थैंक बाबू यू को कहकर बहुत जवाब खटकती देते हैं। हुए जिन लोगों का नाम पहले यशोधर बता बाबू दिया को गया है और उनके घर वाईडी वाले पंथ होम हमेशा मिनिस्ट्री झिड़कते भूषण रहते हैं फादर और यशोधर कहकर बाबू स्यों उनको हाथ झिड़कते बढ़ाते रहते हुए हैं। यशोधर बाबू तो ने इस तरह से अगर पाठ को देखा जाए, चंद कई बार जताने की उनकी बेटी कोशिश को की कि छोटे भले कपड़े ही पहनने वह के लिए मना करते हैं, लेकिन संस्कारी उनकी जो कुमाऊनी है और पत्नी है वो मना कर तथापि देती है विलायती रीति रिवाजों उनको से कि की आप भांति हमेशा इस तरह भली से भांति बच्चों को परिचित मत है कि संदा डांट कहा लगाया करते हैं करो। कि आना तो इस सब तरह कुछ से चाहिए, पाठ जो सीखना है, हर कहानी जो एक है को बहुत बड़ी है, बात ठहरती है, लेकिन अपनी इसलिए हम इस कहानी छोड़नी को इतने ही नहीं छोटे हुई। रूप में टाई सूट करेंगे। पहनना आना बाद में चाहिए, हम धोती इसकी कुर्ता एक और वीडियो और पोशाक भी बनाएंगे जिसमें नहीं हम बोलने इसके प्रश्न चाहिए। उत्तर करेंगे। इस प्रकार से यशोधर बाबू अपने उस पुरानी यादों में खो जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। शाम के समय में 15-20 मिनट पूजा पाठ में भी लगा देते हैं। यशोधर बाबू हमेशा जो किसंदा से पूछते कि उसके अंदर सोचते रहते थे, वो किसंदा भी इसके अंदर नहीं रहे और उनकी जो मृत्यु हुई उसका भी किसी को पता नहीं चला। इस प्रकार से इसके अंदर पूरे यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ता और ऊनी ड्रेसिंग गाउन जो पहने हुए थे, उनकी जगह उनके बेटे का कहना है कि कहना मुश्किल है कि घड़ी उन्हें यह बात चुभ भी जाती है। उनका बेटा कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। वह यह नहीं कह रहा कि दूध में ले आया करूँगा या गाउन को पहनकर उनके आंखों में किसंदा उतर आया है और जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो इस प्रकार से इस कहानी के अंदर बाप बेटे की और उनकी माँ के बारे में द्वंद्व को दिखाया गया है। उनकी माँ जो है, बच्चों की जो माँ है, वो अपने बच्चों के अनुरूप ढल जाती है, लेकिन किसंदा अंत तक अपने बच्चों के अनुरूप नहीं ढले हैं।